डियर स्टूडेंट्स, तो हमने पढ़ा पदार्थ के बारे में, तत्व पढ़ा, परमाणु पढ़ा, अणु पढ़ा, यौगिक पढ़ा, मिश्रण पढ़ा, कई सारी बातें हमने डिस्कस की थी। अब हम लोग जो तत्व होते हैं उनके बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं कि जैसे मान लो हाइड्रोजन है तो वो क्या होता है, क्या संकेत होता है, उसको कैसे हम लोग दर्शाते हैं। कार्बन होता है तो हाइड्रोजन और कार्बन में क्या अंतर होता है। हम लोग उन तत्वों के परमाणु के बारे में जो है थोड़ा सा और जानकारी चाहते हैं, ठीक। क्योंकि रसायन पढ़ना है तो उनके बारे में हमें सूचना जानकारी तो पता होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ हम लोग कुछ तत्व जैसे 20 तक मैंने लिखे हैं, इनके बारे में कुछ कुछ पढ़ लेते हैं। जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो हर तत्व के लिए एक क्रमांक दिया गया जिसे क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक। हर तत्व का एक नंबर होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। उस तत्व का नाम होता है, उसका संकेत होता है और उस परमाणु का भार भी होता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हम लोगों को पता होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन है तो इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका संकेत H होता है और इसका परमाणु भार 1 होता है। हीलियम की बात करते हैं, परमाणु क्रमांक 2 होता है, इसका संकेत He होता है और भार इसका 4 होता है, ठीक है। भार के बारे में और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। 3 पे लिथियम होता है, Li संकेत होता है, भार उसका 7 होता है। 4 पे बेरिलियम, Be संकेत होता है, भार उसका 9 होता है। 5 पे बोरान होता है, संकेत B, बोरान B होता है, भार उसका 11 होता है। कार्बन का संकेत C होता है, परमाणु क्रमांक 6 होता है, भार उसका 12 होता है, ठीक है। 7 पे नाइट्रोजन आता है, N संकेत होता है, भार उसका 14 होता है। लगभग 2 गुना चल रहा है, डबल के लगभग चल रहा है। 6 का डबल 12, 5 का डबल 10 होता है, 10 के लगभग 11, डबल के लगभग होता है परमाणु भार। 2 गुना, डबल मतलब 2 गुने के लगभग होता है, ठीक है। 8 पे ऑक्सीजन, भार उसका 16। 9 पे फ्लोरीन, F, भार उसका 19 होता है। 10 पे नियान, Ne, भार उसका 20 होता है। एक बार फिर लिखा मैंने, परमाणु क्रमांक, तत्व, संकेत और परमाणु भार। 11 पे सोडियम, भार उसका 23, Na, सोडियम Na संकेत होता है, ठीक है। 12 पे मैग्नीशियम, Mg संकेत होता है, भार उसका 24 होता है। 13 पे एल्यूमिनियम, Al, एल्यूमिनियम का संकेत क्या लेंगे हम लोग, Al, एल्यूमिनियम, ठीक है, भार उसका 27। 13 के डबल के लगभग बराबर, 13 26 है 27। 14 पे सिलिकॉन होता है, Si संकेत होता है, क्या संकेत होता है इसका, Si, सिलिकॉन, भार उसका 28 होता है। 15 फास्फोरस, भार उसका 31, फास्फोरस का संकेत P, ठीक है। 16 पे सल्फर, संकेत S, भार उसका 32। 17 पे क्लोरीन, Cl, क्लोरीन, भार उसका 35.5। दशमलव में क्यों होता है हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे क्योंकि औसत लेते हैं ना, इसलिए, है ना। चलिए, 18 पे आर्गन, भार उसका 40 होता है। 19 पे पोटेशियम, K, आर्गन का Ar, पोटेशियम का K, भार उसका 39 होगा, 39। और 20 पे कैल्शियम, Ca उसका संकेत होता है, भार उसका 40 होता है। तो कम से कम 20 तक के तत्व, उनका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार बिल्कुल मतलब बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, और हो भी जाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब तक, ठीक है। तो ये जब आप सवाल कर रहे हो, कोई सा क्वेश्चन कर रहे हो, तो अगर लिख के उसे कर सकते हैं, ठीक है। और एक बार याद हो जाएगा फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी, है ना। लेकिन याद होना चाहिए, वो तो हो ही जाएगा, खैर अपन लोग क्वेश्चन करेंगे तो, है ना। चलिए, ये 20 तक मैंने लिखे हैं। मैं और आगे जो है भार तो नहीं याद करेंगे, अपना काम हो जाएगा, लेकिन तत्व संकेत अपन याद कर लेते हैं। इक्कीस नंबर पर स्कैंडियम होता है, स्कैंडियम Sc। 22 नंबर पर टाइटेनियम होता है,
Ti टाइटेनियम। 23 पर वेनेडियम, वेनेडियम का 20 संकेत होता है। यहाँ पर परमाणु क्रमांक, तत्व और उनके संकेत याद रख लेना। भार आपको दिए जाते हैं, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट वो हम लोग लर्न भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए 23 पे वेनेडियम, 24 पे क्रोमियम, क्रोमियम Cr, 25 पर मैग्नीज, मैग्नीज Mn, 26 पे आयरन, आयरन Fe, 27 पे कोबाल्ट, CO, कोबाल्ट, 28 पे निकिल, Ni, निकल बोलते हैं। 29 पे कॉपर, कॉपर Cu, और 30 के ऊपर आता है जिंक, जस्ता। तो ये 30 तक आप जो है नाम इनके याद कर लें। ये हमारे रोज काम में आते हैं। जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो इन्हीं का उपयोग करेंगे। केमिस्ट्री में क्या करेंगे तो कम से कम 30 तक आपको याद होना चाहिए। बाकी 118 तत्व हैं, सारे पर लोग आवर्त सारणी पूरे याद करेंगे। जब हम आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो सारे 118 तत्व हैं, 118 तत्व को हम लोग जो है अच्छे से लर्न कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये परमाणु क्रमांक, ये तत्व, ये इनके परमाणु भार आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई, ठीक है। तो आखिर ये क्या है, आखिर हम इसका उपयोग क्यों करते हैं, इन सब बातों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको डिस्कस करने से पहले मेरा आपसे कुछ प्रश्न है। प्रश्न ये है कि मुझे एक बात बताइए कि मान लो कि 100 ग्राम जल है, 100 ग्राम जल है, पानी है, उसमें मान लो गिलास के अंदर भरा हुआ है, ठीक है। उसके अंदर कितने जल के अणु होंगे? 100 ग्राम जल है, उसमें कितने जल के अणु होंगे, ये मुझे बताइए, गिन के बताइए। आप कहेंगे सर ये तो बात जमती नहीं है, हमने तो पानी देखा है, गिलास में पानी भरा हुआ देखा है, लेकिन उसमें जल के अणु को देखे कैसे, वो समझ में नहीं आती बात। भाई हमने तो पानी देखा है, जल के अणु को नहीं देखा है, तो गिनेंगे कैसे? ठीक, एक क्वेश्चन में देता हूं मैं कि मान लो ये अपना रूम है, कमरा है, इस कमरे में गैस है, वायु, इसमें गैस के कितने अणु होंगे, गिन के बताओ। बोला सर हवा है, हवा में कौन ऑक्सीजन होती है, हवा में कौन नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जल वाष्प होती है, H2 होता है ना, ये सब कण होते हैं, ये सब अणु होते हैं। तो ये तो हमें दिखता ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, हवा में जो हमने देखा है सूर्य की किरण के अंदर जो कण चमकते हैं वो धूल के कण होते हैं। छत में मान लो कि होल है, छेद है, वहां से सूर्य की किरण आ रही है, उस सूर्य की किरण देखते हैं तो कुछ कण चमकते हैं, वो धूल के कण होते हैं, वायु के कण नहीं होते हैं। वायु जो है जिसमें O2 है, N2 है, ये अणु हैं, ये बहुत छोटे होते हैं और ये आंखों से नहीं दिखते हैं, इतने छोटे होते हैं, ठीक है। तो गिनेंगे कैसे? ठीक, एक प्रश्न लेता हूं मैं, वो ये है कि हमारे घर में लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, वो लगभग 14.2 kg होती है, ठीक है। इसमें ब्यूटेन गैस होती है, ब्यूटेन का सूत्र C4H10 होता है। तो
ब्यूटेन के कितने अणु गिन के बताओ, कितने अणु हैं वो गिन के बताओ। तो ये बड़ी रसायन के अंदर गणना करना, रसायन के अंदर कैलकुलेशन करना, उसके अंदर हम लोग इंटर होते हैं, उसके अंदर हम लोग प्रवेश करते हैं कि हम लोग आखिर परमाणु और अणु की संख्या को गिनना चाहते हैं। तो उनको गिनने से पहले हमें परमाणु का भार और अणु का भार पता होना चाहिए। परमाणु का भार कितना होता है, अणु का भार कितना होता है, वो हमें पता होना चाहिए। इन तीनों प्रश्न के उत्तर कमरे में 5000 लीटर गैस है, कमरे में 5000 लीटर गैस है, तो उसमें अणु संख्या निकालना है। तो ये सभी प्रश्न, तीनों प्रश्न हम लोग बाद में करेंगे। आप खुद इन प्रश्नों को हल कर लोगे जब हम लोग सारे पॉइंट को डिस्कस कर लेंगे तब, ठीक है। तो हम लोग नए पॉइंट में चलते हैं। AMU परमाणु द्रव्यमान इकाई। तो मैं कहता हूं कि जैसे हमने अभी तत्वों के परमाणु भार वगैरह पढ़े थे, हाइड्रोजन का भार होता है 1, कार्बन का भार होता है 12, नाइट्रोजन का भार होता है 14, ठीक है, सोडियम का भार होता है 23। ये परमाणु भार है। ये हमने अभी एक टेबल बनाई थी, उस टेबल के अंदर लिखा हुआ था। ये सभी जो है परमाणु भार है। अब परमाणु होता कितना बड़ा है, अणु कितना बड़ा होता है। तो परमाणु और अणु बहुत छोटे होते हैं और खुली आंखों से दिखते भी नहीं है। जैसे मैं कहता हूं कि O2 गैस है या N2 गैस है, जो कि वायु में उपस्थित होती है, ठीक है। तो क्या O2 में दिखती है, बोला नहीं। ये O2 जो है ऑक्सीजन का अणु है, और जो N2 है वो नाइट्रोजन का अणु है। भाई ये जब दिखते नहीं हैं तो इनका वजन कैसे करेंगे, ये तो बहुत हल्के होंगे, हवा तो ऐसे घूमती रहती है, तो ये तो बहुत हल्के होंगे। तो हल्के तो कितने हल्के, तो इनका वजन, परमाणु का भार और अणु का भार व्यक्त करने के लिए हम लोग परमाणु द्रव्यमान इकाई का उपयोग करते हैं। ये भार आपको याद रखना है और बार बार लिखोगे तो याद हो जाएगा, है ना। चलिए, तो यहां पर हम लोग लेते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई। तो परमाणु का भार और अणु का भार, देखिए मैं आपको भी बताना चाहूंगा कि ऐसे मान लीजिए आप सोना लेने गए, तो सोना काय में लोगे आप, सोना काय में लोगे, तोले में लोगे। तोला, 1 तोला कितना होता है, बोला 10 ग्राम, ठीक है। शक्कर लोगे आप तो किलोग्राम में लोगे, गेहूं लोगे आप तो क्विंटल में लोगे। क्यों, क्योंकि सोना हम बहुत कम मात्रा में खरीदते हैं, महंगा होता है। शक्कर हम किलोग्राम में तोलते हैं, बोला 5 किलो शक्कर दे दो, 2 किलो शक्कर दे दो, ऐसा। गेहूं हम लोग साल भर एक साथ भरते हैं, रोज थोड़ी लेने जाते हैं क्या, तो बोला 4 क्विंटल ले लो, 6 क्विंटल ले लो, 10 क्विंटल ले लो, ऐसा। तो ये गेहूं को क्विंटल में, शक्कर को किलोग्राम में, सोने को तोले में, तो परमाणु को काय में, परमाणु के भार को काय में लिखेंगे। किलोग्राम, ग्राम, तोला इसमें नहीं लिख सकते, वो सही तरीका नहीं है, हमें समझने में दिक्कत आएगी। तो फिर हम लोग परमाणु का भार और अणु का भार हम लोग AMU, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई, एटम मतलब परमाणु, परमाणु द्रव्यमान इकाई में हम लोग परमाणु का भार और अणु का भार व्यक्त करते हैं। तो यहां पर एक AMU कितना होता है, 1.66056 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, या 1.66056 इंटू 10⁻24 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं।
1 किलोग्राम में कितने होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किलोग्राम को ग्राम में बदला, 1000 का गुणा कर दिया। 1000 का गुणा करेंगे तो -27 घात है, 10 की घात -27 है। अगर 1000 का गुणा करेंगे, 3 शून्य ना तो 3 घात, गुणे में घात जुड़ जाती है तो कितना आएगा? -24 घात आएगी। -27 धन 3, 27 में 3 चला गया, -24 घात आएगी, -24 ग्राम। तो ये एक AMU होता है। ये कहाँ से आया? AMU कहाँ से आया वो हमें देखना है। तो वैज्ञानिकों ने AMU जो लिया है वो बोला है कि 12वां हिस्सा लीजिए आप, कार्बन 12 परमाणु का भार। कार्बन 12 एक परमाणु है, कार्बन 12, कार्बन जिसका भार 12 होता है, उस परमाणु का भार उन्होंने निकाला और उस भार को 12 से भाग लगाया, तो जो मान आता है उसको उन्होंने 1 AMU कहा। और ध्यान रखिए हमेशा 1 AMU का मान 1.6 10 की पावर -24 ग्राम भी लिख सकते हैं आप। 1 AMU का मान 1.6 10 की पावर -27 किलोग्राम भी लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर परमाणु का भार और अणु का भार हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। कार्बन का भार कितना होता है? 12 AMU। 12 AMU कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12 AMU। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16 AMU। ऑक्सीजन का परमाणु भार बराबर 16 AMU। तो ऐसे ही सोडियम का परमाणु भार कितना होता है? 23 AMU। सोडियम का परमाणु भार 23 AMU होता है। बात समझ में आई? तो ये सब जो है परमाणु भार हैं, और परमाणु के भार को हम लोग AMU में व्यक्त करते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, परमाणु का भार हम जब भी लिखते हैं वो AMU, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई में हम लोग व्यक्त करते हैं। राइट, तो ये हुआ अपना परमाणु का भार। जितने भी परमाणु हैं, चाहे वो हाइड्रोजन का हो, चाहे कार्बन का हो, चाहे सोडियम का हो, चाहे सिलिकॉन का हो, चाहे फास्फोरस का हो, चाहे पोटेशियम का हो, किसी का भी परमाणु हो, उसका भार अपन AMU में लिखते हैं। कार्बन का परमाणु भार कितना? 12 AMU। ऑक्सीजन का कितना? 16 AMU। सोडियम का कितना? 23 AMU। तो ये हुआ परमाणु का भार। ठीक है, तो यहाँ पर एक शब्द आता है परमाणु भार। ठीक है, परमाणु भार क्या होता है? हम लोग लेते हैं परमाणु भार और अणु भार। एक परमाणु के भार को परमाणु भार कहते हैं और एक अणु के भार को अणु भार कहते हैं। एक परमाणु के भार को परमाणु भार कहते हैं। उदाहरण, कार्बन का कितना होगा? 12 AMU। ऑक्सीजन का कितना होगा? 16 AMU। नाइट्रोजन का कितना होगा? 14 AMU। और ऐसे होता अणु भार। एक अणु के भार को अणु भार कहते हैं। एक अणु के भार को अणु भार कहते हैं। एक अणु का भार, जैसे मैं कहता हूं H2O है, इसका अणु भार निकालिए, बहुत आसान है। हाइड्रोजन का भार कितना होता है? बोला 1। हाइड्रोजन का भार कितना होता है? 1 AMU। कितने हाइड्रोजन हैं?
दो हैं, आपको कितने दिख रहे हैं? दो है ना। एक हाइड्रोजन का भार एक होता है, तो दो हाइड्रोजन का कितना होगा? दो ही होगा ना। तो H2O का कुल भार निकालिए, एक हाइड्रोजन का एक होता है, दो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? दो हो जाएगा। ठीक, चलो, क्या इसमें ऑक्सीजन है? बोला हाँ। तो ऑक्सीजन का भार कितना होता है? +16। लिख लो, मैं तो ऐसे ही करता हूं, ऐसे लिख लोगे ना तो आपको अच्छे से याद रहेगा। ऑक्सीजन का भार 16 होता है, एक ऑक्सीजन है ना, एक ऑक्सीजन का भार 16 हो गया, 2 एकम 2, 16 तो 18 AMU। एक जल के अणु का भार 18 AMU होता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए इसी में आगे चलते हैं अपन लोग। एक क्वेश्चन वो करते हैं, CO2 का अणुभार। कार्बन का भार कितना होता है? 12। और एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है ना। तो ऑक्सीजन कितने हैं? 2। 16 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का भार 16 होता है। एक ऑक्सीजन का भार कितना होता है? 16। तो दो ऑक्सीजन का कितना होगा? 16 दूना 32 होगा। 32 12 कितना होगा? 44 AMU। तो ऐसे आप चाहे जिसका अणुभार निकाल सकते हो। और देखो, और देखो, चलो HNO3 का निकालो, HNO3 का अणुभार निकालो। चलो बताओ हाइड्रोजन का भार कितना होता है? बोला एक। हाइड्रोजन भी एक ही है ना, एक हाइड्रोजन भार एक। नाइट्रोजन भार कितना होता है? बोला 14। पता है ना। ठीक, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तीन ऑक्सीजन का कितना होगा? 16 48, 48 14 62 1 63, 63 AMU। ये नाइट्रिक अम्ल का अणुभार होता है। चलो H2SO4 का निकालो। एक हाइड्रोजन का कितना होता है? बोला एक। तो दो हाइड्रोजन का कितना होगा? दो हाइड्रोजन का 2 एकम 2 होगा। एक हाइड्रोजन का एक, दो हाइड्रोजन का 2 होगा। सल्फर का कितना होता है? बोला 32 32। सल्फर एक ही है। ऑक्सीजन का कितना होता है? बोला 16। याद रहेगा ना। चार ऑक्सीजन का कितना होगा? 16 गुणा 4, 16 चौक 64 होगा। 32 2 एकम 2, 64 32 96 और 2 98, 98 AMU। तो आप चाहे जिसका अणुभार निकाल सकते हैं। ठीक, और बड़े मजे की बात तो यह है, बड़े मजे की बात तो यह है कि हमें परमाणु और अणुभार बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। क्योंकि जब हम गणना करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, अगर आपको याद है आप फटाफट फटाफट उनको कर लोगे। अदरवाइज फिर निकाल के देखना पड़ेगा, मान रखेंगे, करेंगे। इतने में तो अपना कॉम्पिटिटर 3 सवाल कर लेगा और हम 1 सवाल करेंगे। इसीलिए क्या है, प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप बार बार लिखोगे, समझोगे, पढ़ोगे, कंटिन्यूटी में चलता रहता है काम, और आपको याद भी हो जाएगा। ऐसा डिफिकल्ट वाला काम नहीं है, रसायन में तो नहीं कम से कम। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको अणुभार जल का निकाला 18 AMU होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निकाला 44 AMU होता है, नाइट्रिक अम्ल का निकाला 63 AMU होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का निकाला 98 AMU होता है। मैं कहता हूँ आप लोग निकालिए अणुभार। किस किस के निकालेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा वर्क देता हूँ। ठीक है, NaOH का निकालो 40 AMU, NaCl का निकालो 40 कैसे आया? 23 सोडियम का, 16 ऑक्सीजन का और 1 हाइड्रोजन का, टोटल 40 AMU। NaCl का, सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35.5, 58.5। ठीक है,
C6H12O6 का निकालो तो 180 आ जाएगा। ठीक है, यूरिया ये ग्लूकोज है, यूरिया का निकालो NH2CO NH2 निकाल के बताता हूँ। एक नाइट्रोजन का 14, दो हाइड्रोजन का 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14 और दो हाइड्रोजन का 2, टोटल 60 आ जाएगा। 14, 2, 16, 12, 28 और 16, 44 और 14, 58 और 2, 60। ठीक है, ऐसे सुक्रोज जिसे हम लोग शक्कर कहते हैं, सुक्रोज C12H22O11 निकालोगे 342 AMU आ जाएगा। ठीक है, अब आप निकालना SO2 का निकालना, SO3 का निकालना है ना, NO2 का निकालना, NO का निकालना, CO का निकालना, ये सब पता होना चाहिए। निकाल के देख लेना इन सबके अणुभार। ठीक है, तो ये था अपना परमाणु का भार, ये था अपना अणु का भार, जिससे हम लोग AMU में लिखते हैं। ठीक है।